C10413। अध्याय 1041 दक्षिणी स्वर्ग द्वार के संरक्षक। एक ही समूह के स्टार दिव्य अधिकारियों के रूप में लिन शेन, जी फेग्युन और लू मिंग रा ने संचार नंबरों का आदान प्रदान किया है ताकि वे नए लोगों के रूप में एक दूसरे का समर्थन कर सकें। अपने ग्रह पर लौटने पर किंग लुनजी और लॉन्ग जियोजी ने बधाई भेजी। उन्होंने स्टार गॉड पैलेस की आधिकारिक वेबसाइट पर लिन शेन की एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस में नौकरी की खबर देखी थी। उनके लिए स्टार डिवाइन अधिकारी बनना एक बहुत अच्छा रास्ता है, ये वर्ग बाधा को पार करने जैसा है। डैन कुंग ने भी एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने इस बात पर भ्रम व्यक्त किया कि उन्हें स्टार डिवाइन पैलेस में शामिल होने की क्या जरूरत है। अपनी क्षमताओं के साथ उन्हें स्टार डिवाइन पैलेस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, नहीं उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टार डिवाइन अधिकारी के दर्जे की जरूरत है। लिन शेन ने धैर्यपूर्वक उनमें से प्रत्येक को उत्तर दिया। अब जब उसके लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है तो उसे जल्दी से स्पष्ट करना चाहिए कि क्या हाल ही में स्वर्गीय न्यायालय में प्रवेश करने वाले दो लोग वास्तव में वी और डीएस बढ़ी हैं। शेन परिवार और डैंग परिवार की तियान के दक्षिण सितारा जिले का सितारा दिव्य अधिकारी बनने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। ये समाचार सुनकर डैंग योगक्सिन और डैंग परिवार के सदस्यों के चेहरे पर उदासी छा गई। एक बार कोई स्टार दिव्य अधिकारी बन जाता है तो उसके लिए तियान को नियंत्रित करना और भी कठिन हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही स्टार दिव्य अधिकारी स्टार गॉड पैलेस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनके परिवार के कुलों के साथ संबंध कमजोर हो जाते हैं और उनका मानना है कि शेन परिवार निश्चित रूप से शादी के माध्यम से एक स्टार दिव्य अधिकारी के साथ गठबंधन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि डैंग योगक्सिन को लगता है कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। यदि शेन परिवार को तियान के स्टार दिव्य अधिकारी बनने के बारे में पता चलता है तो वे अंतर पारिवारिक विवाह गठबंधन को भंग करने की पहल कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता उसके सोचे हुए से बिल्कुल उलट थी। तियान के साउथ स्टार डिस्ट्रिक्ट के स्टार दिव्य अधिकारी बनने के बारे में जानने के बाद शेन परिवार किसी अज्ञात कारण से वैवाहिक गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए और भी अधिक उत्सुक लग रहा था। यू होंग्यान ने ये जानने के बाद अजीब तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह ये विश्वास करने में असमर्थ थी कि लिन शेन वास्तव में स्टार डिवाइन पैलेस में शामिल हो जाएगा और एक स्टार डिवाइन अधिकारी बन जाएगा। एक औसत दिव्य प्राणी के लिए स्टार दिव्य अधिकारी बनना वास्तव में एक अच्छा मार्ग है, लेकिन लिन शेन की पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति के लिए जो शेन परिवार से भी जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का स्टार दिव्य अधिकारी बनना अजीब बात है। अन्य परिवारों के सदस्य भी इस बात से हैरान थे कि तियान एक स्टार दिव्य अधिकारी क्यों बनेगा। उनके विचार में लिन शेन का कार्य एक अच्छा इंसान बनने का त्याग करके कुत्ता बनने के समान था। चाहे ये दूसरों के लिए कितना भी समझ से परे क्यों न हो, लिन शेन को इसकी परवाह नहीं है और अगर वह जानता भी है तो भी उसे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। अभी वह केवल उन चीजों को स्पष्ट करने के लिए स्टार डिवाइन पैलेस में घुसपैठ करना चाहता है जिन्हें वह समझना चाहता है। 3 दिन जल्दी ही बीत गए और लिन शेन ने स्टार डिवाइन पैलेस की वर्दी पहन ली और तुरंत एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया। इन 3 दिनों में उन्होंने नौकरी की नियमावली को कई बार पढ़ा और जाना कि दिव्य अधिकारी बनने पर व्यक्ति कई अधिकारों और लाभों का आनंद ले सकता है। स्टार का स्तर जितना ऊंचा होगा, अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। एक निम्न स्तर के एक सितारा दिव्य अधिकारी के रूप में भी उसे पहले से ही कई अधिकार प्राप्त थे। उदाहरण के लिए वह स्टार दिव्य महल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी 9वीं श्रेणी के ग्रह पर सीधे टेलीपोर्ट कर सकता था, अपनी इच्छानुसार विकृत प्रजातियों का शिकार कर सकता था और ग्रहों के संसाधनों को लूट सकता था। इसके अलावा जब भी उसे अपने काम में सहायता की आवश्यकता होगी, वह किसी भी दिव्य सत्ता की मदद ले सकता है। यदि उस पर स्टार दिव्य महल के बाहर किसी दिव्य सत्ता द्वारा हमला किया जाता है तो वह स्टार दिव्य अधिकारी से सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी दिव्य महल से संपर्क कर सकता है। बेशक दिव्य न्यायालय में बहुत कम लोग हैं जो स्टार दिव्य महल के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करेंगे, भले ही यह सिर्फ एक स्टार दिव्य अधिकारी के खिलाफ ही क्यों न हो। लिन शेन ने पाया कि एक स्टार दिव्य अधिकारी की स्थिति के साथ दिव्य न्यायालय के भीतर उसका व्यवहार और भी अधिक सुविधाजनक हो गया है। यहाँ तक कि मडप्लेट पूर्वज जैसे व्यक्ति के लिए भी, जिसकी शक्ति उससे अधिक है, अब मडप्लेट पूर्वज के सामने खड़े होने पर पूर्वज उसके साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। जी फेग्युन और लू मिंग लिन शेन से भी पहले आ गए थे और आधिकारिक रूप से शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक 2 सितारा दिव्य अधिकारी ने उन्हें सभी प्रक्रियाओं से गुजारा और फिर उन्हें उनके संबंधित विभागों में भेज दिया।
लू मिंग एयर को कानून प्रवर्तन विभाग में नियुक्त किया गया था, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए जिम्मेदार है और स्टार गॉड पैलेस के भीतर वास्तविक शक्ति रखता है। लिन शेन और जी फेग्यून को रक्षा विभाग में नियुक्त किया गया। लिन शेन के अनुसार यह मूलतः सुरक्षा विभाग की भूमिका थी। रक्षा विभाग सुरक्षा कार्य का प्रभारी था। जी फेग्यून को उसकी विशिष्ट उपस्थिति और आचरण के कारण स्टार गॉड पैलेस में द्वारपाल के पद पर नियुक्त किया गया था। यह एक प्रतिष्ठित पद था और गंदे कपड़े पहने व्यक्तियों को पहरा देने की अनुमति नहीं थी। लिन शेन दिखने और स्वभाव के मानकों पर खरा न उतरने के कारण स्टार गॉड पैलेस में जी फेग्यून के साथ रहने और पहरा देने में असमर्थ था। इसके बजाय उसे दक्षिणी स्वर्ग द्वार पर निगरानी रखने की ड्यूटी दी गई। दक्षिणी स्वर्ग द्वार दिव्य न्यायालय के 6 महान प्रवेश द्वारों में से एक है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्राचीन क्षेत्र जिलों से असंख्य लोग दिव्य न्यायालय में प्रवेश करते हैं। लिन शेन का कार्य दक्षिणी स्वर्ग द्वार की रक्षा करना था। यदि प्राचीन क्षेत्र जिले से कोई व्यक्ति आता तो उसे तुरंत रोक लेना था। यदि वे ऐसा करते तो उन्हें स्टार गॉड पैलेस ले जाया जाता। यदि नहीं करते तो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता। स्टार गॉड पैलेस का संचालन काफी मानवीय था। काम 3 शिफ्ट में होता था, जिसमें हर शिफ्ट में 4 स्टार दिव्य अधिकारी होते थे। उन्हें सेलेस्टियल कोर्ट में सिर्फ 10 दिन पहरा देना होता था। उसके बाद वे अगले 10 दिनों तक 20 दिन आराम कर सकते थे और इसी तरह एक निरंतर चक्र चलता रहता था। लिन शेन के साथ काम करने वाले तीनों सितारा दिव्य अधिकारी 1 सितारा दिव्य अधिकारी थे, जिनमें से सभी ने पिछले 2 या 3 वर्षों में प्रतियोगिताओं में चैंपियनशिप जीती थी। प्रतिभा और योग्यता की दृष्टि से वे दिव्य प्राणियों में सर्वोच्च थे, तथापि अब वे केवल दूसरों के लिए द्वार पर निगरानी रख सकते थे। उनके अनुसार स्टार गॉड पैलेस में दिव्य अधिकारी बनने के लिए इस चरण से गुजरना पड़ता है, जो एक परंपरा लगती है। हालांकि जब नए दिव्य अधिकारियों का उल्लेख किया जाता है तो इसका मतलब है कि ये निम्न श्रेणी के दिव्य प्राणी हैं। मध्यम रैंक और उच्च रैंक के लोगों को स्टार गॉड पैलेस में शामिल होने पर इस चरण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। जी फेग्यून जैसी अच्छी छवि और स्वभाव वाली व्यक्ति भाग्यशाली थी कि उसे यह कदम छोड़ना पड़ा। हाल ही में प्राचीन क्षेत्र में कुछ हुआ होगा, कई शक्तिशाली अजनबी प्रकट हुए हैं। आने वाले कुछ लोगों में निचले देवताओं को मारने की क्षमता है। उनमें से 2 ने तो दिव्य दरबार में शारीरिक रूप से घुसपैठ भी की और यहां तक कि विजुअलाइजेशन तकनीक में भी महारत हासिल कर ली। दिव्य प्राणियों के पास कोई बेहतर काम न होने के कारण हाल की घटनाओं पर चर्चा शुरू हो गई। क्या प्राचीन क्षेत्र का हर व्यक्ति इतना दुर्जय है? लिन शेन ने उचित समय पर पूछा। मैंने सुना है कि वे बहुत समय पहले बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन पिछले कुछ 100 मिलियन वर्षों में वे कमजोर हो गए हैं और आमतौर पर जो लोग आते हैं वे हमारी दया पर होते हैं। लेकिन हाल ही में किसी कारण से प्राचीन क्षेत्र से आने वाले लोग दूसरे की तुलना में अधिक क्रूर हो गए हैं और ड्यूटी पर कई सहकर्मी मारे गए हैं। ये बहुत बेहतर होगा यदि हम ऐसे व्यक्तियों का सामना न करें। शायद वे बहुत आलसी थे। आमतौर पर प्राचीन क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था और इसलिए उन्होंने उन अफवाहों पर विस्तार से चर्चा की जो उन्होंने सुनी थी। हालांकि उनमें से किसी ने भी इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने जो समाचार प्रसारित किया वह विशद और विस्तृत था। थोड़ी देर सुनने के बाद लिन शेन को लगभग यकीन हो गया कि जो 2 लोग शारीरिक रूप से ऊपर चढ़े थे वे कोई और नहीं बल्कि डीएस बढ़ी और वे ही थे। प्राचीन क्षेत्र में भूत देवता दृश्यावलोकन तकनीक को विकसित करने की क्षमता संभवतः उस अद्वितीय दिव्य कौशल के कारण थी जो उसने वापस भेजा था। अब लिन शेन इस बात पर विचार कर रहा था कि प्राचीन क्षेत्र के लोगों के साथ कैसे संवाद किया जाए। उन्हें चेतावनी दी कि वे स्वर्ग की सीढ़ी से दिव्य न्यायालय तक न चढ़ें। जब वह गहन विचार में डूबा हुआ था, अचानक स्वर्गीय दरबार के भीतर से अराजकता की आवाजें आईं और उसने किसी को धीरे से चिल्लाते हुए सुना, उसे रोको, उसे दक्षिणी स्वर्ग द्वार तोड़ने मत दो। वे चारों तुरंत सावधान हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य कलाकृतियों को बुलाया और शोर के स्रोत की ओर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तारों की चमक से भरे आकाश में एक व्यक्ति आ रहा है। अरे, जेल के वार्डन क्या कर रहे हैं? किसी को भागने दे रहे हैं। वे सभी घबराकर चिल्ला उठे और उस व्यक्ति को रोकने के लिए अपनी दिव्य कलाकृतियों का इस्तेमाल करने लगे। स्थिर निगाह से लिन शेन को एहसास हुआ कि जो व्यक्ति अंदर से टूट गया था वह कोई और नहीं बल्कि डीएस बढ़ी ही थी। पल में लिन शेन के विचार एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह थे, एक के बाद एक तेजी से घुमावदार और मुड़ते हुए। ये सोचना कि डीएस बढ़ी वास्तव में स्टार गॉड पैलेस से भाग निकली थी, ये सब बहुत ही असंभव लग रहा था।
डीएस बड़ी बहुत शक्तिशाली था और दिव्य प्राणियों के बीच भी वह एक शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए था। लेकिन आखिरकार वह केवल एक निम्न दिव्य प्राणी के समकक्ष था और स्टार गॉड पैलेस की जेल से उसके भागने का विचार काफी अकल्पनीय था। जहां तक लिन शेन को पता था, स्टार गॉड पैलेस की जेल में उच्च दिव्य प्राणियों को भी बंदी बनाया जा सकता था। यदि वे भी भाग नहीं सकते थे तो वह आसानी से ऐसा कैसे कर सकता था? लिन शेन के दिमाग में एक पल में अनगिनत विचार कौंध गए। डीएस बड़ी अब दक्षिणी स्वर्ग द्वार के करीब था और एक बार जब वह अंदर घुस गया तो उसे स्वर्गीय दरबार से निकलकर प्राचीन क्षेत्र में लौटने का मौका मिलेगा। यह एक अवसर की तरह लग रहा था। लिन शेन इस मौके का फायदा उठा सकता था और डीएस बड़ी के साथ प्राचीन क्षेत्र में वापस जा सकता था। लेकिन एक ही पल में लिन शेन ने उस विचार को खारिज कर दिया। अब मुद्दा यह नहीं था कि वे वापस लौट सकते हैं या नहीं, बल्कि यह था कि क्या वापस जाना संभव है। उसे संदेह था कि यह उसके लिए एक और परीक्षा हो सकती है। दक्षिणी स्वर्ग द्वार के ठीक बाहर, हाथ की पहुंच के भीतर, नरक के द्वार से भी अधिक भयानक जाल छिपा हो सकता है। यदि वह दक्षिणी स्वर्ग द्वार पर हमला करने के लिए डीएस बड़ी के साथ सेना में शामिल होने का साहस करता तो अगले ही पल उन्हें पकड़ लिया जाता या मार भी दिया जाता। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये बहुत संयोग है। मुझे दक्षिणी स्वर्ग द्वार पर नियुक्त किया गया है और डीएसी जेल से भागकर यहां पहुंच जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। लिन शेन को अब डर था कि डीएस बड़ी उसे देख लेगा और सीधे उसे लिन शेन कहकर संबोधित करेगा। यहां तक कि उनके बीच नजरें मिलाने से भी समस्या का पता दूसरों को चल सकता है। लगभग तुरंत ही लिन शेन ने अपना मन बना लिया और स्नाइपर राइफल को बुलाया और डीएस बड़ी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसके ये सारे विचार एक झटके में ही समाप्त हो गए। किसी और को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने उसे और दक्षिणी स्वर्ग द्वार पर 3 अन्य पहरेदारों को अपनी दिव्य कलाकृतियों को बुलाते हुए देखा, जो दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार लग रहे थे। अब लिन शेन को डर था कि डीएस बड़ी उसका नाम पुकारेगी और चाहे वह कितना भी तर्क करे, ये व्यर्थ होगा। सबसे अच्छा होगा कि पहले डीएस बड़ी को जमीन पर गिरा दिया जाए। इसलिए वह पहले गोली चलाना चाहता था ताकि इस हमले से डीएस बड़ी को याद दिलाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर खींच पाता, उसने आकाश में तारों को उल्टी स्टार नदी की तरह गिरते देखा। डीएस बड़ी की नजर सिर्फ उस पर ही नहीं थी, बल्कि वह उन चारों को एक साथ देख रही थी। चमकदार स्टार नदी भी उन चारों की ओर तेजी से बढ़ रही थी, मानो उन्हें बलपूर्वक पीछे धकेलना या उन्हें मारना चाहती हो ताकि दक्षिणी स्वर्ग द्वार को सीधे तोड़ सके। एक पल में लिन शेन समझ गया। डीएस बड़ी उसे देखने से चूक नहीं सकती थी, इसलिए डीएस बड़ी के विचार भी उसके जैसे ही थे। दोनों समझ गए थे कि वे आसानी से उससे नहीं बच सकते। डीएस बड़ी ने हमला करने की पहल की, जिसका उद्देश्य लिन शेन के लिए एक अवसर बनाना था। लिन शेन ने डीएस बड़ी के इरादे को समझ लिया और अचानक उसे मौन सहमति का एहसास हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने डीएस बड़ी पर ट्रिगर खींच दिया। बाकी 3 गार्डों ने भी लगभग एक साथ ही हमला किया। हालांकि वे सिर्फ स्टार डिवाइन अधिकारी थे, लेकिन उनकी ताकत और क्षमताएं बहुत ही भयानक थीं और उन्होंने जो शक्ति दिखाई वह आश्चर्यजनक थी। हालांकि डीएस बड़ी की स्टार नदी की बढ़ती हुई बर्फ के गोले जैसी ताकत का सामना करते हुए, जो पलक झपकते ही एक प्रचंड प्रवाह में बदल गई थी, तीनों रक्षकों के हमले सीधे नष्ट हो गए और उनके द्वारा छोड़ी गई दिव्य कलाकृतियां बिखर गईं। केवल लिन शेन द्वारा चलाई गई गोली मानो हवा में गायब हो गई हो। अगले ही पल डीएस बड़ी की छाती के सामने फिर से प्रकट हो गई। डीएस बड़ी की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। गोली जो अचानक बहुत करीब से आई थी, फिर भी उसने प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी। उसने अपने शरीर को घुमाया ताकि उसके दिल के मध्य भाग को नुकसान न पहुंचे, जबकि उसके शरीर से दिव्य प्रकाश का विस्फोट हुआ। टकराना। गोली तारों की रोशनी और उसके कवच को भेदती हुई डीएस बड़ी की छाती में बुरी तरह से छेद कर गई। घाव से खून बहने लगा और डीएस बड़ी का आगे की ओर भागता हुआ शरीर हवा से नीचे गिर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन ने अपनी बंदूक उठाई और डीएस बड़ी के सिर पर दूसरी गोली चलाई। स्पेस बुलेट तुरंत गायब हो गई। डीएस बड़ी की खोपड़ी को चकनाचूर करने वाली थी। घायल डीएस बड़ी की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से धीमी थी। जब गोली अंतरिक्ष में से निकलकर उसके सिर के ठीक सामने आई तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और ऐसा लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। टकराना। लेकिन गोली डीएस बड़ी के सिर को नहीं फट सकी। एक अदृश्य शक्ति ने उसे गोली से बचा लिया।
अदम्य शक्ति से ओतप्रोत गोली वास्तव में उस अदृश्य शक्ति को भेदती हुई निकल गई। लियू सिमिंग, जिसने गोली चलाई थी, चौंक गया, लेकिन सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी। फर्स्ट टन के साथ एक झटके से उसने डीएस बड़ी ई के शरीर को एक तरफ धकेल दिया। गोली डीएस बड़ी ई के गाल को छूती हुई निकल गई, जिससे उसके चेहरे पर गहरा निशान पड़ गया। मांस खून से लथपथ होकर एक गड्ढे में तब्दील हो गया। अगर लियू सिमिंग ने उसे धक्का नहीं दिया होता तो डीएस बड़ी ई का सिर फट जाता। लिन शेन ने मन ही मन राहत की सांस ली। उस पल वह पहले से ही ठंडे पसीने में डूबा हुआ था। उसे डर था कि डीएस बड़ी ई वास्तव में उसकी गोलियों से मारा जाएगा। सौभाग्य से उसका निर्णय गलत नहीं था। उसे जीवित पकड़ लो। ये देखकर कि लिन शेन तीसरी गोली चलाने वाला था, लियू सिमिंग ने तीखी आवाज में कहा। वह पहले से ही उसके करीब था। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिसने डीएस बड़ी को रेशम के अनगिनत धागों की तरह अपने भीतर बांध लिया था। तभी लिन शेन और अन्य 3 गार्डों ने अपना हमला रोक दिया और लियू सिमिंग को सलामी दी। यद्यपि लिन शेन ने लियू सिमिंग को नहीं पहचाना, लेकिन उसकी छाती पर 9 सितारों का बिल्ला उसके उच्च पद को दर्शाता था, जो उनसे कहीं अधिक ऊंचा था। आप सभी ने अच्छा किया। लियू सिमिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर बंधी हुई डीएस बड़ी के साथ चली गई। लिन शेन ने लियू सिमिंग की पीछे हटती हुई छवि पर नजर डाली और मन ही मन राहत महसूस की कि इस घटना में वास्तव में कुछ गड़बड़ थी। ये बहुत ही असामान्य बात थी कि 9 सितारों वाला एक दिव्य सितारा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से डीएस बड़ी को पकड़ने के लिए आएगा। एक स्टार दिव्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जेल की रखवाली नहीं करेगा, तो फिर वह सबसे पहले क्यों पीछा करने वाला था और जेल की रखवाली करने वाले क्यों नहीं? यहां तक कि 4 या 5 सितारों वाला एक दिव्य अधिकारी भी आसानी से डीएस बड़ी का पता लगा सकता था। जेल प्रमुख की तो बात ही छोड़िए, जो सिर्फ 4 या 5 सितारों वाला दिव्य अधिकारी नहीं था। तियान, प्रभावशाली। ऐसा लगता है कि आपने सबसे कठिन दिव्य प्राणी प्रतियोगिता में पूरी ताकत नहीं लगाई, एक गार्ड ने लिन शेन से कहा, उसे अंगूठा दिखाते हुए। प्रतियोगिता में लिन शेन द्वारा प्रयुक्त गोलियां धीमी गति से चलती थीं, जो आजकल की अप्रत्याशित प्रतीत होने वाली गोलियों से भिन्न थीं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। सबसे कठिन दिव्य प्राणी प्रतियोगिता में ऐसे तरीके बिल्कुल अनावश्यक थे, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सच है। गार्ड लिन शेन के प्रति काफी गर्मजोशी से पेश आए। उन्होंने सोचा था कि लिन शेन की चालें केवल प्रतियोगिताओं में ही उपयोगी थीं और उनकी धीमी गति के कारण वास्तविक युद्ध में वे अधिक प्रभावी नहीं होंगी। लेकिन अब ये स्पष्ट था कि लिन शेन की लड़ाकू शक्ति चार्ट से बाहर थी, जो उनकी उम्मीद से अलग थी। इससे पहले कि उन्हें एहसास होता कि लियू सिमिंग ने एक बार लिन शेन की गोली को रोकने का प्रयास किया था और असफल रहा था, अन्यथा उनकी प्रशंसा केवल प्रशंसा से कहीं अधिक होती। लिन शेन और तीनों गार्ड बातें करने लगे और हंसने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। पहरेदार भी बहुत खुश थे। लिन शेन जैसे व्यक्ति के आसपास होने पर भले ही उन्हें प्राचीन क्षेत्र से आने वाले एक कठिन चरित्र का सामना करने का दुर्भाग्य हो, वे असहाय नहीं होंगे। वू किंग, ऐसा लगता है कि आप इस पर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तियान संभवतः प्राचीन क्षेत्र के लोगों से संबंधित नहीं हो सकता है, लियू सिमिंग ने अपने बगल में वू किंग से कहा, क्योंकि वह निगरानी मॉनिटर के माध्यम से लिन शेन और अन्य 3 दिव्य प्राणियों को दक्षिणी स्वर्ग द्वार पर बातचीत करते और हंसते हुए देख रहा था। वू किंग भी लिन शेन को घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था। इससे केवल ये साबित होता है कि उसका इस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्राचीन क्षेत्र से नहीं है। आप प्राचीन क्षेत्र के किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? इस तरह की विधि को दोहराया नहीं जा सकता। इसके अलावा ये कई शक्तिशाली लोग सभी एक ही प्राचीन क्षेत्र से आते हैं। उनके जैसे प्राणी निश्चित रूप से उस क्षेत्र के देवताओं की तरह प्रसिद्ध हैं, और यह असंभव है कि वे एक दूसरे को न पहचाने, लियू सिमिंग ने कहा। मेरा मतलब यह है कि तियान किसी अन्य प्राचीन क्षेत्र से आ सकता है, वू किंग ने कहा। बूढ़े वू, मुझे कहना होगा, अगर आप इस तरह की प्रतियोगिता में हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं। बच्चों को खुद ही इसका समाधान निकालने दें। कुछ असफलताओं का सामना करना कोई बुरी बात नहीं है, इसे इतनी गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। लियू सिमिंग को अभी भी लगा कि वू किंग द्वारा लिन शेन को निशाना बनाना व्यक्तिगत दुश्मनी का संकेत था। वू किंग ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए निगरानी में लिन शेन को देखा, लेकिन उसकी आंखों से पता चलता था कि वह लिन शेन को इतनी आसानी से जाने देने के लिए तैयार नहीं था। क्या आपने महान सम्राट से इस बारे में चर्चा की है कि उन 2 लोगों के साथ क्या किया जाए जो शरीर में आए हैं?
क्या उन्हें भी उसी तरह अमर राजधानी भेजा जाएगा जैसे उस व्यक्ति को भेजा गया था जो आध्यात्मिक शरीर में आया था? लियू सिमिंग ने पिछले मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं की, बल्कि इसके बजाय पूछा। वो किंग ने कहा, कोई दैवीय आदेश नहीं था। कोई दैवीय आदेश नहीं होने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि महान सम्राट के पास उन्हें अमर राजधानी भेजने के लिए कोई दैवीय आदेश नहीं था, या उन्हें रिहा करने के लिए कोई दैवीय आदेश नहीं था? लियू सिमिंग को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। वो किंग ने गंभीरता से कहा, मैंने महान सम्राट से बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब नहीं, इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। तो इन दो लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या उन्हें अमर राजधानी में भेजा जाना चाहिए या नहीं? थोड़ा सोचने के बाद लियू सिमिंग ने कहा, ये सही है, पिछले सभी लोग अपने आध्यात्मिक शरीर में दिव्य न्यायालय में प्रवेश कर चुके थे और उन्हें अमर राजधानी में भेजा गया था। हालांकि इन दोनों ने शरीर में घुसपैठ की है, जो एक दुर्लभ मिसाल है। जिसके बारे में बात करते हुए, हमारे पूर्वज भी उन्हीं की तरह प्राचीन क्षेत्र से आए थे, जो शरीर में दिव्य न्यायालय में प्रवेश कर चुके थे। शायद हमें उन्हें दिव्य न्यायालय का हिस्सा बनाना चाहिए, उन्हें आधिकारिक दर्जा देना चाहिए। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि उन्होंने गेट की रखवाली करने वाले दिव्य अधिकारियों को मार डाला, जो पहले से ही दिव्य न्यायालय के कानूनों का उल्लंघन है, इन घटनाओं के बिना भी क्या आप उस पिछले आदमी से सबक भूल गए हैं? वे एक ही प्राचीन क्षेत्र से आते हैं, वो किंग ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। प्राचीन क्षेत्र के इन लोगों में एक एक करके बहुत ज्यादा हत्यारी प्रवृत्ति है और नियमों के प्रति बहुत कम सम्मान है, जो वास्तव में चीजों को मुश्किल बनाता है। लियू सिमिंग की अभिव्यक्ति भी बदल गई क्योंकि उसे वू किंग ने उस आदमी की याद दिलाई, और वू किंग को देखते हुए उसने पूछा, आप उनके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? वू किंग ने कहा, स्वर्गीय न्यायालय के नियमों के अनुसार उन्हें उनकी सजा काटने के लिए पूर्ण प्रभुत्व सितारा रसातल में भेज दो। मुझे डर है कि अगर उन्हें ऐसी जगह भेजा जाए तो वे शायद ही जिंदा बच पाएं। हाल के वर्षों में एब्सोल्यूट डोमिनियन स्टार एबिस द्वारा उत्पादित स्टार क्रिस्टल कम होते जा रहे हैं और अब उन्हें शायद ही खोजा जा सके। ऐसे दो व्यक्तियों को वहां भेजना, क्या ये थोड़ा बेकार नहीं है? लियू सिमिंग ने कहा, तुम क्या योजना बना रहे हो? वो किंग को लगा कि लियू सिमिंग के पास उन दोनों के लिए कुछ योजनाएं हो सकती हैं। लियू सिमिंग ने हंसते हुए कहा, हाल ही में मेरे पास कर्मचारियों की कमी हो गई है, तो क्यों न उन्हें मेरे परीक्षण विषय के रूप में दे दिया जाए। ये ठीक है। वो किंग ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया, लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि वे भागने न पाएं। बूढ़े वो, तुम मुझे कम आंकते हो। अगर मैंने इन दो युवाओं को अपनी नाक के नीचे से जाने दिया तो मैंने ये साल बेकार जिए, लियू सिमिंग ने हंसते हुए कहा। वो किंग ने अपनी टिप्पणी लापरवाही से की थी। वह वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि डीएसबडीई और अन्य लोग लियू सिमिंग की पकड़ से बच सकते हैं। मूल रूप से जाने के बारे में वो किंग को कुछ याद आया। उसने अपना सिर वापस लियू सिमिंग की ओर घुमाया और कहा, टियान ने भी इस बार योगदान दिया है, वह कुछ इनाम का हकदार है। उसे दक्षिणी स्वर्ग द्वार की रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपके पास जनशक्ति की कमी नहीं है? उसे जाने दो और अपने घर पर पहरा दो। क्या तुम्हें अब भी उस पर शक है? लियू सिमिंग कुछ अवाक रह गई। थोड़ा और ध्यान रखना नुकसानदेह नहीं है। मेरे लिए उस पर नजर रखना, वो किंग ने मुड़कर चलने से पहले कहा। समझ गया, लियू सिमिंग ने कुछ असहाय होकर उत्तर दिया। वह जानता था कि वो किंग का क्या मतलब था। टियान को एक गार्ड के रूप में अपने पद पर स्थानांतरित करके टियान को उन दोनों को परीक्षण विषयों के रूप में देखने की अनुमति देकर समय के साथ उनके बीच किसी भी संबंध को प्रकट किया जा सकेगा। हालांकि लियू सिमिंग ने सोचा कि वो किंग की व्यवस्थाएं कुछ हद तक जरूरत से ज्यादा थी। अगर लिन शेन वास्तव में उन्हें जानता होता तो वह अभी दक्षिणी स्वर्ग द्वार पर इतना निर्दयी नहीं होता। अगर वह खुद हस्तक्षेप न करता तो डीएसबडीई का सिर लिन शेन द्वारा बहुत पहले ही उड़ा दिया गया होता। ऐसा व्यक्ति उन्हें कैसे जान सकता है? लिन शेन को दक्षिणी स्वर्ग द्वार की रखवाली करते हुए कुछ ही दिन हुए थे जब उसे स्थानांतरण आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उसे एजियोर स्काई दायरे में एक गार्ड बनने का आदेश दिया गया था। लिन शेन के स्थानांतरण आदेश को देखकर उसके सभी सहकर्मियों ने ईर्ष्या के साथ उसे बधाई दी। सिर्फ एक गार्ड होने पर बधाई देने की क्या बात है? लिन शेन ने बेपरवाही से कहा। यही वह जगह है जहां आप अनजान हैं। एक गार्ड होना निश्चित रूप से हर किसी के लिए समान नहीं है। गेटकीपिंग की तरह, क्या आप कम से कम 5 सितारा दिव्य अधिकारी होने के बिना एवरलास्टिंग हॉल के द्वार पर खड़े हो सकते हैं? हालांकि एजियोर स्काई रियल्म की गेटकीपिंग की आवश्यकताएं उतनी अधिक नहीं है,
फिर भी यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी जा सकता है। अवसर पाने के लिए आपको कम से कम 3 सितारा दिव्य अधिकारी होने की आवश्यकता होगी। एज्योर स्काई रियल्म में आपको स्थानांतरित किए जाने का कारण संभवतः उस अंतिम कैप्चर के दौरान आपकी योग्यता है, अन्यथा आपकी बारी कैसे हो सकती है। चाहे मैं एक द्वार की रखवाली करूं या किसी अन्य की, ये सब एक ही है। नीला आकाश क्षेत्र मेरा नहीं है, लिन शेन ने उत्तर दिया, अभी भी अविचल। ये वास्तव में काफी अलग है। एज्योर स्काई रियल्म में उच्च कल्याण का उल्लेख नहीं करना है, वहां एक विशेष विशेषाधिकार है। एक गार्ड ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, यहीं पर अमर गोलियों पर शोध किया जाता है। अमर गोलियां। लिन शेन हैरान दिखे। केवल एबरेंट लिक्विड का उपयोग करना बहुत प्रभावी नहीं है, और उच्च स्तरीय दिव्य लोग अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना या इससे भी बदतर उत्परिवर्तन पैदा किए बिना कम गुणवत्ता वाले एबरेंट लिक्विड का उपयोग नहीं कर सकते। एज्योर स्काई रियल्म वह जगह है जहां वे एबरेंट लिक्विड को संश्लेषित करने और उसका उपयोग करने का अध्ययन करते हैं। वे जो अमर गोलियां बनाते हैं, वे एक निम्न दिव्य प्राणी को थोड़े समय में सीधे मध्य या यहां तक कि उच्च स्थिति में चढ़ने की अनुमति भी दे सकती हैं। लोगों ने अमर गोलियों के बारे में ऐसे बात की जैसे कि वे जादुई हों। बेशक ऐसी अमर गोलियों का मात्र रक्षक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीला आकाश क्षेत्र अक्सर कल्याण के रूप में कुछ साधारण गोलियां वितरित करता है, जो साधना को बहुत लाभ पहुंचाती हैं। कई उन्नत सितारा दिव्य अधिकारी एज्योर स्काई दायरे में काम करने के लिए उत्सुक थे। ये वास्तव में एक अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है। लिन शेन को इस बारे में कुछ गड़बड़ लगी। हालांकि उसने अच्छा काम किया था, लेकिन दक्षिणी स्वर्ग द्वार से घुसने वालों को रोकना उसका कर्तव्य था। क्या यह इतना बड़ा इनाम पाने के लिए